નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિમિષ ભૂતાણી ગ્રુપ ટ્યુશન અને રેનેસાં સ્કૂલ વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં વચન પરિવર્તનના નિયમો વિશે વાત કરી. તેમાં આપણે 4 નિયમો જોયા. વચન પરિવર્તન એટલે શું તેની વાત પણ કરી કે ભાઈ કોઈ એક વ્યક્તિની વાત હોય કે કોઈ એક વ્યક્તિ દર્શાવવાનું હોય તો આપણે એક વચન અને એકથી વધારે વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય તો બહુવચનનો ઉલ્લેખ આપણે કરીએ છીએ. તેમાં આપણે અકારાંત, ઈકારાંત, આકારાંતના નિયમો જોયા, જેમાં પુલ્લિંગ ને સ્ત્રીલિંગ સાથે આવતા હોય. બીજું, આપણે સ્ત્રીલિંગ ને પુલ્લિંગને કઈ રીતે ઓળખીએ તેના વિશે પણ ચર્ચા કરી કે ભાઈ કેસા તો પુલ્લિંગ મળે અને કેસી તો સ્ત્રીલિંગ આપણને મળી જાય છે. તો હવે આપણે મિત્રો એના પછી એટલે કે 5મા નિયમથી શરૂઆત કરવાની છે. તો આપણો 5મો નિયમ જે છે તેના તરફ આપણે જઈએ તો इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है. यहाँ ई तो यह ई है वह ह्रस्व ई है, सॉरी यह ई है वह दीर्घ ई है और यह ई है वो ह्रस्व ई है. तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ नदी का उल्लेख किया गया है, नदी लिखा गया है, यहाँ दी है वो दीर्घ है, परंतु जब हम उसका वचन परिवर्तन करेंगे तब यह दी है वो ह्रस्व बन जाएगा और ह्रस्व बन जाए तब उसके पास यानी उसके साथ या जोड़ दिया जाता है, तब वो बहुवचन पूरी तरह से बनता है. फिर से एक बार देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसा होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए, इकारांत होना चाहिए और स्त्रीलिंग होना चाहिए. फिर क्या करना है तो कि जो दीर्घ ई है उसको हम ह्रस्व ई करेंगे और उसके साथ या जोड़ देंगे. दूसरा हम दृष्टांत देखें तो स्त्री है, उसका दीर्घ होता है, परंतु जब हम स्त्रियां बहुवचन में लिखते हैं तब वो ह्रस्व बन जाता है. गली तो गलिया, तो यह ली है वो दीर्घ में से ह्रस्व बन जाता है. तो यहाँ हमें 2 बातों का खास ख्याल रखना है. कौन सी? क्योंकि जो ई दीर्घ है बहुवचन में जब वो बनता है तो वो ह्रस्व बन जाता है और ह्रस्व बनने के बाद उसके साथ या जोड़ दिया जाता है. यहाँ सखी है तो सखी खी है वो दीर्घ है, परंतु जब उसका बहुवचन होता है तो खी ह्रस्व वाले सखिया. कली तो कलिया, मछली मछलिया. तो यहाँ हम देखते हैं कि ली दोनों यहाँ ह्रस्व बन जाती है. आपको ख्याल आया? तो फिर से हम एक बार दोहराते हैं. इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत कैसा? तो कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है, तब वो एक वचन में से बहुवचन बन जाता है. यह पहला नियम हमने देखा और आशा है कि आप समझ भी गए होंगे. अब हम दूसरा नियम देखते हैं. दूसरे नियम में क्या है? तो हमारा दूसरा नियम है इया. अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या किया जाता है. यहाँ यह या है, उसके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं है, इसे हम चंद्रबिंदी कहते हैं, नहीं है. तो जब अंत में यह या होता है उसके बाद वो या को हम यह या में परिवर्तित कर देते हैं. परंतु कैसा शब्द? तो कि उसका उच्चारण जब हम उसे बोलते हैं तो उसके उच्चारण में या शब्द का उल्लेख किया जाता है और वह शब्द स्त्रीलिंग होता है. जैसे कि चूड़िया, चूड़िया कैसी है? तो चूड़िया शब्द पहले तो स्त्रीलिंग है. अब हम उसका उच्चारण देखें तो उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसके अंत में या
शब्द का उच्चारण होता है, चूड़िया। तो जब हम उसका बहुवचन करते हैं तो शब्द यही का यही लिखना है, परंतु हमें क्या करना है तो कि उसके या के ऊपर हमें छोटे से चंद्र बिंदी करना है। बुढ़िया, तो इस तरह से बुढ़िया। चिड़िया, तो सॉरी चिड़िया, तो चिड़िया। चूड़िया, तो चूड़िया। इस प्रकार हमें लिखना है। फिर से या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या किया जाता है। तो इस प्रकार हमने दृष्टांत देखे। हमारा 7वां नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, सॉरी अकारांत नहीं परंतु उकारांत, सॉरी उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ को ए जोड़ने से बहुवचन होता है। जो हमें यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं करना है, जो शब्द जैसा है वैसा ही लिखना है, परंतु उसके साथ हमें यह ये जोड़ देना है। जैसे कि वस्तु, तो वस्तु ऐसे ही लिखना है हमें और उसके साथ हमें यह ए जोड़ देना है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, परंतु वो शब्द कैसा होना चाहिए? उकारांत तो है परंतु कैसा? स्त्रीलिंग होना चाहिए। ऋतु, ऋतु कैसी है? तो इस प्रकार हमें यह पता चला कि यह ऋतु शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके बहुवचन करने पर तो कि ऋतु का ऋतु ही रखना है और उसके साथ हमें यह ए जोड़ देना है। घेनु, तो घेनुए। इस प्रकार हमने यह शब्द बनाए हैं। तो फिर से हम यह नियम देखें। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ह्रस्व उ को ए जोड़ने से बहुवचन होता है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ इस प्रकार लिखा जाता है। हिंदी लिपि में ह्रस्व उ इस प्रकार और दीर्घ उ इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई इस प्रकार लिखा जाता है। आप बड़े हैं इसलिए आपको तो पता ही है कि हिंदी में जो कलम है वो किस प्रकार, स्वर और व्यंजन किस प्रकार लिखे जाते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। तो यह ह्रस्व उ है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ह्रस्व उ को ए से जोड़ने से बहुवचन होता है। ठीक है ना मित्रों। फिर अब हम 8वें नियम पर जाते हैं। हमारा 8वां नियम है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को उ का उ करने के बाद ए लगाने से बहुवचन होता है। अब यह उ कौन सा है तो कि दीर्घ उ। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ का दीर्घ उ का ह्रस्व उ करके ए लगाने से बहुवचन होता है। किस प्रकार? तो हम देखें वधु। तो यहाँ धु जो है वो कैसा है? दीर्घ है, परंतु जब हम उसका बहुवचन करेंगे तब वह वधु यानी धु है वो ह्रस्व बन जाएगा और उसके साथ हमें यह ए जोड़ना है। जैसे हमने 5वां नियम देखा था ना कि भाई ह्रस्व दीर्घ ई को ह्रस्व ई बनाना है और उसके साथ या जोड़ना है, परंतु यहाँ दीर्घ उ को ह्रस्व उ बनाना है और उसके साथ ए जोड़ना है। जू, तो जुए, तो यहाँ जू जो दीर्घ था वो ह्रस्व बन गया है। फिर से दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को दीर्घ उ का ह्रस्व उ करके ए लगाने से वह शब्द बहुवचन बनता है। फिर बाद में 9वां नियम औकारांत, जो ए और ओ और ए, जो ये ए है, ये ऐ है, ये ओ है और ये औ है। हिंदी में यह 4 वर्ण इस प्रकार लिखे जाते हैं स्वर के। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ऐसे नहीं लिखा जाता।
ए ऐ ओ औ ऐसे नहीं, इस प्रकार लिखा जाता है, खास ध्यान रखिए। तो औकारांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ एक ही दृष्टांत मैंने लिया है गौ, तो गौए, गाय, गाय, गायो। गुजराती में આપણે કહીએ ગાય તો ગાયો, એવી રીતે ગૌ यानी गौ ए। 10वां नियम है एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए, दल वर्ग या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में, कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद और जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ प्रजा है, तो प्रजा जन करने से यह बहुवचन का उल्लेख होता है। पाठक, पाठक गण, लेखक, लेखक वृंद। जो यहाँ लेखक को ने, लेखक के ने, पर लेखक वृंद कहा तो समग्र लेखक यानी सब लेखकों की बात यहाँ आ जाती है। मजदूर, तो मजदूर वर्ग। तो इस प्रकार यहाँ यह सारे नियम हमने देखे। तो हम फिर से एक बार सभी नियमों की बात कर लेते हैं। हमारा 5वां नियम था इकारांश स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ह्रस्व ई को दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है, तब वह शब्द बहुवचन बनता है। उसके बाद हमने देखा या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। या उच्चारण हो, शब्द का अंतिम उच्चारण या हो और वह शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो उसके या को हम या कर देंगे और वह शब्द बहुवचन बन जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि भी उसके बाद ह्रस्व उकारांश स्त्रीलिंग शब्दों में ह्रस्व उ को ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जो ह्रस्व उ को जोड़ उसके साथ ए जोड़ने से, तो यहाँ ह्रस्व उ तो है ही, उसके साथ हमने ए जोड़ दिया है, तो उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, परंतु ये उसके साथ लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा दीर्घ उकारांश स्त्रीलिंग शब्दों को दीर्घ उ का उ करके ए लगाने से बहुवचन होता है। तो यहाँ दीर्घ ई को ह्रस्व ई बनाने का नियम हमने याद किया था, तो यहाँ यही है, दीर्घ उ को ह्रस्व उ बनाना है और उसके साथ हमें ए जोड़ देना है। औकारांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, तो गौ, गौवे, हमें एक ही दृष्टांत लिए। फिर यहाँ खास एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे प्रजा तो प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग। तो ऐसे शब्द यहाँ एक वचन में से बहुवचन बनते हैं। तो मित्रों, यहाँ हम आज का हमारा यह जो व्याकरण का एक भाग है वचन परिवर्तन, वह हम आज यहाँ पूरा करते हैं। परंतु आपको यह पहले लेक्चर में जो हमने नियम लिखे और दूसरे लेक्चर में जो हमने यह नियम सीखे, वो दोनों मिलाकर आपको अपनी एक बुक में लिखना है, एक बुक बनानी यानी, और उसमें यह सारे नियम लिख देने हैं। जो गुजराती में समझाऊँ तो तमारे एक बुक बनावવાની છે અને એ બુકમાં તમારે વચન પરિવર્તન એવો ટોપિક લખી અને આ જે 10 નિયમો આપણે લખ્યા છે એ 10 નિયમો તમારે તમારી બુકમાં લખી નાખવાના છે ઉદાહરણ સાથે અને પાકા કરવાના છે, કારણ કે આના આધારે તમને પરીક્ષામાં વચન પરિવર્તન પૂછાય છે વ્યાકરણના વિભાગમાં। તો ખાસ ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓએ આ બુક બનાવવાની છે અને હોમવર્કમાં મને આ જ લેશન બતાવવાનું છે। આવા બીજા શબ્દો પણ તમારી બુકમાં આપેલા છે,
એ પણ તમારે લખવાના રહેશે, બરોબર છે ને? તો હવે પછી ફરી આપણે નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે મળશું. અત્યારે આ લેક્ચરમાં આટલું જ, બરોબર છે? પણ આટલું જે ભણ્યા છીએ આપણે એ પણ તમારે એકદમ વ્યવસ્થિત કંઠસ્થ કરી લેવાનું છે, બરોબર છે? તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.